नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपकी सबसे पसंदीदा शो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं। देश की बहस का विषय, बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस। माननीय जनता और मेहमानों के साथ आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है उत्तर से दक्षिण तक एहसान फरामोश कौन। इसे 88% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। राहुल गांधी के दक्षिण भारत वाले बयान पर कांग्रेस दिन भर सफाई देती फिर रही है, मगर दिल्ली से अमेठी तक सियासी हमलों के केंद्र में कांग्रेस और राहुल गांधी ही रहे। नौबत तो यहां तक आ गई कि आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज नेताओं ने राहुल की बात का खुलकर असहमति जताई। बीजेपी आरोपों के तीर चला रही है कि गांधी परिवार और कांग्रेस की विरासत की जड़ें यूपी से जुड़ी रही हैं। वही क्षेत्र राहुल को राजनीतिक रूप से सतही कैसे लगने लगा। राहुल पर बांटने की राजनीति का आरोप लग रहा है, मगर कांग्रेस डैमेज कंट्रोल के मूड में है। देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। जब भी राहुल कुछ कहना चाहते हैं फंस जाते हैं। हाँ या ना में आप अपना जवाब दे सकते हैं। आप अपनी राय हमें अपनी वेबसाइट पर दे सकते हैं। आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। शो के दौरान अगर कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय आलोक, जेडीयू के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं। चरण सिंह सप्रा साहब हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तहसीन पूनावाला हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और गांधी परिवार के रिश्तेदार भी लगते हैं। सबसे पहले डॉक्टर त्रिवेदी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपकी समझ तो बड़ी सतही है क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। नहीं, देखिए, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक हिंदी में कहावत होती है ना, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। हमारी समझ को तो छोड़िए, उन्होंने पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अपनी माता सोनिया गांधी जी की समझ को सतही बता दिया और इंदिरा जी को तो बहुत ही गलत सिद्ध कर दिया, क्योंकि वो तो एक बार चिकमंगलुरु से जीत के और फिर उत्तर भारत आ गई। सोनिया गांधी बेल्लारी से जीत के आ गई, तो पता नहीं क्यों मुद्दा सोच के फिर सतही के ऊपर आ गई। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, बड़ी अच्छी बात है उनको केरल में मुद्दों का आभास हो रहा है। ये वही तो केरल है ना जिससे सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार 1957 में बनाई थी, ये मैं समुद्री पाक के नेतृत्व में। और यही वो केरल है जहां कांग्रेस ने सबसे पहले बर्खास्त किया था उस सरकार को। और चलिए कोई बात नहीं, उन्हें मुद्दा समझ में आया। तो ये किसान आंदोलन जिस काम के लिए हो रहा है, एपीएमसी एक्ट, वो तो केरल में है ही नहीं, जड़ मूल से नहीं है, फिर भी किसान खुशहाल है, उन्हें रिफ्रेशिंग एयर समझ में आ रही है। ये मुद्दा क्यों नहीं समझ में आ रहा है राहुल गांधी जी को? उन्हें समझना चाहिए कि उत्तर भारत के किसान तो सतही आंदोलन कर रहे हैं। गहराई में तो मुद्दा ये है कि एपीएमसी एक्ट की जरूरत ही नहीं है, परंतु हकीकत यह है कि उन्हें ना उत्तर से वास्ता है ना दक्षिण से वास्ता। वास्तविकता में तो उन्हें देश से ही वास्ता कम है। हर 6 महीने में तो विदेश भाग जाते हैं। आपने देखा ना वो कितने कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य परायण हैं कि आज के समय में जब लोग अपने माँ बाप को भी, वृद्ध माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं, वहां वो अपनी नानी की सेवा करने के लिए 7 समुद्र पार गए और 25 दिन सेवा करके वापस लौटे। तो उन्हें तो आधुनिक श्रवण कुमार कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति ना होगी। और जहां तक उत्तर और दक्षिण भारत के विभाजन की बात है, तो मैं उन्हें याद दिला देना चाहता हूं, उन्होंने भारतीय संस्कृति नहीं पढ़ी होगी। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है, उत्तरम यद समुद्रस्य दक्षिणम च हिमाद्रि वर्षम यद भारत नाम भारतीय संतति। यानी जिसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में सागर है वह भारतवर्ष है और उसके सभी रहने वाले भारतीय हैं, उसकी संतति भारतीय। अब इसमें भी उनको ऊपर नीचे सतही गहरा नजर आ रहा है। तो इस समझ की व्याख्या तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी स्वयं कर सकते हैं। जो एक कहावत है ना, ऐसा समझ जो समझे खुदा, या तो खुद ही समझाएं या खुदा समझाए। तो अब न खुद है न खुदा है, तो मैं सोचता हूं चरण सिंह सप्रा जी समझा दें। चरण सिंह सप्रा साहब समझाइए। उन्होंने अपने गांधी परिवार के अग्रज जितने भी रहे सबकी समझ पर सवाल उठा दिए, क्योंकि सभी तो नॉर्थ इंडिया की राजनीति करते रहे।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये आम तौर पर ये आदत है कि किस तरह से मुद्दों को तोड़ना मरोड़ना है। राहुल गांधी जी के वक्तव्य का एक राजनीतिक इंटरप्रिटेशन करके अपने तरीके से वो जनता के सामने पेश करना चाह रहे हैं। सर, राजनीतिक व्यक्ति के बयान का राजनीतिक इंटरप्रिटेशन ही होगा, गैर राजनीतिक थोड़ी होगा। इस तरह के विभाजन की राजनीति क्यों हमेशा करती रहती है? सर, राजनीतिक व्यक्ति के बयान का इंटरप्रिटेशन राजनीतिक ही होगा, गैर राजनीतिक थोड़ी होगा। बीच में टोकेंगे जो, हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं कि जनता की दिशा भूल करते हैं। ये अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन करके जनता की दिशा भूल करने का प्रयास करते हैं। क्यों नहीं जो 10-10 इनके आला मंत्री जो आज बोले हैं मीडिया पर, क्यों नहीं वो देश के मुद्दों की बात करते? क्यों नहीं वो महंगाई की बात करते, बेरोजगारी की बात करते? क्यों नहीं वो पेट्रोल और डीजल की बात करते? जो पेट्रोल शतक छू रहा है, डीजल 90 पर आ गया है, आज बेरोजगार है नौजवान, जो आज एसएससी के इम्तिहान, जो एसएससी कमीशन के जो इम्तिहान हुए उसमें 14,000 नौकरियों के लिए 1,500 लोगों के आवेदन आए हैं। क्यों आए? जो बच्चे एमबीए, पीएचडी और इंजीनियरिंग किए हैं वो लोग चपरासी की नौकरी की कतार में खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता इस पर उत्तर क्यों नहीं देते हैं? किसान, जो लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बोलेंगे। अगर 1.5 लाख लोग कोरोना की वजह से मर गए हैं भारत के अंदर, अगर कोरोना को टैकल करने में ये सरकार विफल रही है तो उसके ऊपर वो नहीं बोलेंगे। बाबा राहुल गांधी पर बात कर ले, गोलियां हैं सर, ये तो रोज बात हो जाएगी। पहले आज राहुल जी के बयान पर बात कर ले। ये तो इनका चाल चरित्र और चेहरा है, मुद्दों पर बात नहीं करनी है इन्होंने, ये विषय है। सप्रा जी, ये तो बताइए राहुल गांधी क्या कहना चाहते थे? पर इनको बात किसको नहीं करनी सही है, कह और रहे शायद हैं? आपको भी नहीं करनी है, किसकी समझ को सही कह रहे हैं ये तो बता दीजिए मुझे। किसकी समझ को सही कह रहे हैं राहुल गांधी? आपकी, मेरी, अमेठी वालों की, रायबरेली वालों की, लखनऊ वालों की, इस तरह से नहीं, भोपाल वालों की, किसकी समझ को सही कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए। आपके पास जवाब नहीं है। कहना था कि आपके पास जवाब नहीं है। मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए। चरण सिंह सप्रा साहब किसको सही कह रहे हैं? आपके पास जवाब नहीं है। नहीं, जवाब आप की बात नहीं, बताइए, स्पेसिफिक जवाब दीजिए। भारतीय जनता किसकी पार्टी समझ देश को के सही मुद्दों कह पर रहे हैं? बात नहीं करना चाहती है, वो इन मुद्दों को सामने लेकर के आना चाहती है। वो जर्सी गाय के मुद्दे को सामने लेकर के आएगी चुनाव के अंदर। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह पर भद्दी टिप्पणी करेंगे चुनाव के अंदर। वो देश के अभी राहुल गांधी की बात हो रही है, चरण सिंह सप्रा साहब, वो ज्यादा सशक्त, अभी राहुल गांधी की बात हो रही है। तुलना में इस तरह के वक्तव्य ये करेंगे, ये जनता को बहकाने का कार्यक्रम है, ध्यान भटकाने का कार्यक्रम है, जनता की दिशा भूल करने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन देश के असली मुद्दों से हम ध्यान को भटकने नहीं उसका भी देंगे। ठीक रहा, बीजेपी पर फोड़ो। सवाल यह है, सुधांशु जी एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रहे सप्रा साहब कि राहुल गांधी ने किसको सतही कहा? वो दाएं बाएं सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के बयान को टच नहीं कर रहे हैं। देखिए, अब बिल्कुल मैं मुद्दे की बात करता हूं। एपीएमसी एक्ट केरल में नहीं है, तथा कथित काला कानून लागू मैंने तो राहुल गांधी फिर जी भी के वो भाषण का किसान तर्क खुशहाल पूरा कैसे आपको है? समझा दिया। ये अब मुद्दा हमें आपको समझाना समझ न चाहिए। आए तो मैं क्या करूं? अरे मान्यवर, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, केरल एक ऐसा राज्य है जहां मंडी का कानून नहीं है, किसान मंडी का कानून, फिर भी वो इतना खुशहाल है कि राहुल गांधी जी को बड़ी ताजी हवा महसूस हो रही है। तो ये मुद्दा क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? ये बताइए, उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा? या फिर उन्हें कुछ ऐसा महसूस हो रहा है केरल में नया, क्योंकि ऑल इंडिया भाई केरल का किसान इसलिए खुशहाल है क्योंकि केरल के अंदर जो है वो 90% क्रॉप जो है वो कैश क्रॉप होती है। केरल के अंदर वो मुद्दे नहीं है जो पंजाब, हरियाणा या पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के मुद्दे हैं। तो फिर दोनों की तुलना कैसे हो गई भाई? हाँ, तो कैश क्रॉप है वहां पर आपको ये भी याद दिला दूं कि बिहार के एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी ने क्या लिखा नरेंद्र मोदी जी को। बिहार के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने क्या लिखा नरेंद्र मोदी जी को कि बिहार का जो किसान है वो आज इसलिए पीड़ित है क्योंकि बिहार के किसान के लिए व्यवस्था नहीं है, मंडियां नहीं है, इनको एमएसपी देनी चाहिए। ये बिहार के सेक्रेटरी ने खुद लिखा है प्रधानमंत्री कार्यालय को। समझ वाले राज्य की बात करिए। और बिहार में तो आज विधान परिषद में राहुल गांधी जी के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव रखा गया। एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को क्या लिखा है
क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ पर देखिए, आप यहाँ बोल पर रहे थे, मंडी मैंने सिस्टम को हस्तक्षेप नहीं सशक्त किया, मैं करना आपकी चाहिए? समस्या समझ सप्रा साहब सुन लेते हैं ना, सप्रा साहब, आपने आपको अपने भी टर्न पूरा पे वक्त बोलिए, मिला, बेहतर रहेगा। उनको भी पूरा वक्त मिलना चाहिए। आप अपने टर्न पे बोलिए, दर्शकों को भी बेहतर लगे। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने जिस सतह की बात कही समझ में नहीं आया। अरे वहां गए थे तो और मुद्दा गहराई से समझ लेते। राहुल गांधी जी केरल गए थे, ये लव जिहाद, ये संघ भाजपा की देन नहीं था। केरल के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने यह शब्द कहा था। और आपके कार्यकाल में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब केरल हाई कोर्ट में केरल एसटीएफ ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें 5000 केसों का हवाला देकर यह निष्कर्ष निकाला गया था, यह स्वाभाविक नैसर्गिक पार का विषय नहीं, 1996 में बनी योजना का अंग है। अब यह मुद्दा भी उनको केरल में जाके समझ में नहीं आया। न किसान का मुद्दा समझ में आ रहा, न किसी का। और उनको कौन सी चीज अच्छी लग रही, शायद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो बीफ का वो करते हैं पार्टी सड़क पे, वो अच्छी लग रही है, या प्रोफेसर जोसेफ के हाथ काट दिए गए उसके बाद उनकी पार्टी शांत रही, वो अच्छा लग रहा है। तो ये मेरी समझ से परे है कि उन्हें क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं अच्छा लग रहा। देखिए, मैं एक बात कहूं दीपक जी, तहसील जी और चरण सिंह सापरा जी की समस्या जानते क्या है? अब तुमने सुनी होगी, आलोक जी को भी याद होगी, कालिदास की कथा। जब कालिदास प्रारंभ में बुद्धिमान नहीं थे, मैं दूसरा शब्द नहीं प्रयोग करना चाहूंगा, तो उनको कुछ पंडित लेके गए थे, उन्होंने बोलना नहीं, बस आप से इशारा करते रहना, हम सारी व्याख्या करते रहेंगे। पर अगर कालिदास बोल दे तो फिर उसके बाद कितना बड़े से बड़ा विद्वान पंडित हो, उसके लिए उसका बचाव करना असंभव हो जाता है। और आज ऐसे ही बोले हुए कालिदास के बचाव में मुझे तहसीन पूनावाला जी और चरण सिंह सापरा जी दिखाई पड़ा। तहसीन, मुझे बताइए, राहुल को तो आप इतनी अच्छी तरह समझते हैं, यहाँ पर सतही कौन है? आप भी तो नॉर्थ से आते हैं, अगर आपको देखा जाए तो, महाराष्ट्र, और अब आप दिल्ली में रहने लग गए हैं, यानी आपकी सोच भी सतही है, सुपरफिशियल। दीपक जी, सबसे पहले तो सुधांशु जी की मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। सुधांशु जी मुद्दे की तय पर हमेशा जाते हैं, मुद्दे की डिटेल में जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। तो मैं बता दूँ, उन्होंने केरला पे कहा कि वहाँ पे मंडी का कानून नहीं है, लेकिन सुधांशु जी आपके दर्शकों को ये बताना भूल गए कि केरला में एमएसपी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे भी मिलता है। भारत में एक ही सूबा, एक ही राज्य जहाँ पर मिलता है, इसलिए वहाँ के किसान भी नाराज है और वो आना चाहते हैं, लेकिन इनको मोदी जी की सरकार गुजरात में रोक रही है बॉर्डर्स पर। अब दूसरी बात, देखिए दीपक जी, मैं आपकी भी बहुत इज्जत करता हूँ, आप जानते हैं मैं व्यक्तिगत तौर से आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर मैं कहूँ कि दीपक जी वाकई एक बेहतरीन एंकर है जो मुद्दों के डिटेल में जाते, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और एंकर की बुराई कर रहा हूं, इसके मतलब है कि मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। हाँ, ये अलग बात है कि कभी आपने डिटेल में नहीं गए, जब माननीय मोदी जी इंटरव्यू में आपको कहे कि कैसे प्लेन्स क्लाउड के पीछे छुप सकते हो, रेडार डिटेक्ट नहीं करते, लेकिन वो कभी कभी हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। अगर मैं कह दूं सुधांशु जी वाकई बहुत अच्छे प्रवक्ता है, इसका मतलब ये नहीं मेरे भाई समृद्ध भाई अच्छे प्रवक्ता नहीं है या गौरव भाटिया अच्छे प्रवक्ता नहीं है। तो आप ये तुलना क्यों कर रहे हैं? तुलना इसलिए हो रही है, जैसे चरण सापरा ने बिल्कुल सही कहा, आज मोदी जी ने सेंचुरी मारा। नहीं, गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं जहां हिटलर की तरह उन्होंने एक स्टेडियम अपने नाम पे किया, मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूं। तो इसमें डिबेट नहीं होना है। तो आप देश का विभाजन करो, देश में आप डिवाइडिंग वाले मुद्दे बनाओ, और जो चीज राहुल गांधी ने नहीं कहा वो उसके मुख में डालकर आप करो। ये तो बीजेपी का चाल चेहरा और चरित्र है। नहीं, मैं समझ नहीं पाया सुपरफिशियल क्यों कहा उन्होंने। आपने भी नहीं एक्सप्लेन किया कि सुपरफिशियल क्यों कहा। आप खुद गोल 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 जलेबी घुमाते रहे, और अंत में मैं अगर आपसे पूछूं आपने क्या बोला, इसका क्या निष्कर्ष है, तो तहसीन पूनावाला वो भी नहीं समझा पाएंगे। बिल्कुल समझा पाओगा क्या इसमें? क्या मैंने कहा अगर मैं दीपक भाई की तारीफ करूं तो इसका मतलब नहीं कि कोई और एंकर खराब है। अगर मैं कहूं सुधांशु जी हर डिबेट के डिटेल में जाते, इसका मतलब ये नहीं बीजेपी के अगले प्रवक्ता नहीं जाते। मैं अगर आपकी तारीफ करता हूं, इसका मतलब नहीं मैं किसी और को नीचे डाल रहा हूं। आप राहुल गांधी का स्टेटमेंट मेरे सामने है, आप मुझे बताओ उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के बारे में एक शब्द खराब कहा? उन्होंने सिर्फ ये कहा नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की राजनीति अलग है। तो अलग तो है, महाराष्ट्र की और गुजरात की राजनीति अलग है, जहां से चरण आता है। आपने वो गाना सुना है? नेशन और टाइम्स नाउ अलग चैनल है। समझने वाले समझ गए, ना समझे जो अनाड़ी है। तो आपने वो गाना सुना है तहसीन पूनावाला? समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। अजीब अजीब राहुल गांधी का बयान समझने वाले समझ गए। अजय आलोक जी को लाना चाहूंगा। अजय आलोक जी,
राहुल गांधी का बयान क्या दीपक भाई, जलेबी की एक तरह लाइन, सीधा है? एक लाइन, एक जितनी लाइन, दीपक जलेबी भाई। तहसीन पूनावाला बनाने की कोशिश कर रहे हैं अजय आलोक जी, फोकस खुद हंसी आ रही है डिफेंड करते करते तहसीन पूनावाला अरे को, मैं राहुल क्या गांधी जी के बोलूं? बयान मैं- को खुद हंसी आ रही है उनको मैं तो डिफेंड करते मैं करते। आप पे स्माइल कर रहा हूं। मैं आप मुझे- नहीं नहीं, वैसे हंसते रहना मुझे चाहिए, तहसीन हंसना भाई बहुत कर रहा अच्छी हूं। बात है, वो बयान हंसते ऐसे रहना याद चाहिए, आ रहा है, हंसना बहुत अच्छी मुझे बात है। तहसीन- डॉक्टर जी आलोक, नहीं, मैं बहुत हंसता हूं। मैं इसलिए हंस रहा था दीपक भाई, एक मिनट की इजाजत। नहीं, तहसीन मुझे भाई या माननीय मोदी जी चरण का वो बयान याद आ चरण रहा था जब सापला उन्होंने साहब- कहा हवाई जहाज रेडार से छुपते क्लाउड्स में। मुझे ये बात याद आ रही थी। सॉरी आलोक भाई। अच्छा तहसीन भाई, आपकी बात, मैं निश्चित तौर पे आपकी बौद्धिक क्षमता से हमेशा प्रभावित रहा हूं। चरण सिंह सापला साहब बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन हैं, कांग्रेस को बहुत अच्छा डिफेंड करते हैं, लेकिन आप लोग भी क्या करेंगे? बात जब राहुल गांधी की आती है तो आप लोग को भी पता है कि यू आर डिफेंडिंग इनडिफेंडेबल। और चक्कर क्या है, मुझे अफसोस तब होता है कि जब राहुल गांधी की बात करते करते जब तहसीन पूनावाला भटक जाए नेशनल चैनल पे। अभी आपने क्या बोला कि केरल के भी लोग आना चाहते हैं, केरल आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि गुजरात की सरकार गुजरात रोक आता है देती रास्ते में। मेरा अपना ज्योग्राफी का ज्ञान 10वां तक पढ़ा था मैंने, ज्योग्राफी 10 तक। मैं सोचने लगा गुजरात कि कहाँ केरला जाता से है, आने केरल में से आने गुजरात में, की वही। सरकार कैसे रोकेगी? तो मुझे लगा कि शायद कुछ स्टेट का नक्शा उक्शा बदल गया होगा, तो मैं इंडियन मैप देख रहा था। वही केरला से आने में ये गुजरात की सरकार कैसे रोकेगी तहसीन भाई? ये होता है राहुल गांधी इफेक्ट। देखिए कहां गुजरात कहां केरल, ये राहुल गांधी इफेक्ट है तहसीन आपको भाई। बताओ। अब क्या मैं जवाब कीजिएगा? दे दूं चरण इसका? सिंह साहब आलोक भाई, साहब जवाब दे इतना दूं? अब ये बड़ा नई बड़ा ट्रेन ज्ञान है। चलाएंगे, जवाब दे दूं? ये नई बार-बार ट्रेन इसका चलाएंगे जवाब जो दीजिए। केरल से हम गुजरात कमाएंगे, होते हुए हम दिल्ली आएगी। कमाएंगे, इस चीज का अप्रैल तो में सुनिएगा, आएंगे। नई ट्रेन चरण सिंह चलेगी साहब केरल से बोले जा रहे गुजरात हैं, होते हुए दिल्ली। इमली। सुन लीजिएगा अभी। इसका मैं जवाब दे दूं? इसका मैं जवाब दे दूं? इफेक्ट है, राहुल गांधी इफेक्ट प्लीज है। मैं जवाब दे साहब देता हूं। साहब 1 मिनट, लगातार 10 सेकंड पूछा। लगेगा। 10 सेकंड नहीं, 10 एक सेकंड मिनट, लगेगा। तहसीन मैं भाई जवाब दे खत्म देता करो। हूं। 30 वो सेकंड। कंक्लूड करते आप जरूर जवाब दीजिएगा, वो कंक्लूड करते आप जरूर जवाब आपने दीजिएगा। आरोप लगाया, जवाब चरण दीजिए, सिंह 10 साहब ने सेकंड। कहा, चरण सिंह साहब ने कहा, एक बिल्कुल मिनट। 10 सेकंड केरला से अरे चरण सुनिए, सिंह सुनिए साहब सर। ने कहा, चरण सिंह साहब ने कहा केरला कि से- लगातार दीपक भाई पूछ रहे थे। अरे मैं, आप जवाब दे दीजिएगा ना, 1 मिनट, मैं अपनी बात तो खत्म कर लूं। मैं ओपनिंग कर रहा हूं भाई, ओपनिंग तो करने अच्छा, आप दीजिए दे मुझे। चरण सिंह साहब लगातार दीपक भाई पूछते रहे राहुल गांधी सतही का क्या मतलब है, सतही का क्या मतलब है। वो ले गए भाजपा के सांप्रदायिकता में, भाजपा के पेट्रोल के दाम, किसान आंदोलन। मतलब ये तो वही बात होगी ना कि अप्रैल में आम आएंगे या मई में आएंगे, ये बता दो। तो इमली तो हमेशा रहती है, इमली तो 12 महीने रहती है, इमली में ये दिक्कत है, इमली में वो दिक्कत है। समस्या ये है कि हम सब की समस्या है कि हम लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं एक ऐसे व्यर्थ आदमी के बारे में डिस्कशन करके जिसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। इतिहास गवाह है, 17 साल हो गए भाई साहब, 2004 से 2021 में आ गए। 17 साल में हम नहीं सीख पाए, अब आगे कब सीखेंगे? तो कृपया करके विनम्र निवेदन है, क्यों इन लोग का भी समय खराब करते हैं, बेचारों को क्यों दिक्कत देते हैं दीपक भाई? राहुल गांधी के अलावा और भी देश में अच्छे अच्छे टॉपिक हैं। तहसीन भाई को भी दिक्कत होती है, चरण सिंह सापला को भी दिक्कत होती है। एक तो इतना मुश्किल से पीछा छुड़ाया अध्यक्ष से हटा के, अब बार बार इतना डिस्कशन करेंगे तो कांग्रेस में चर्चा होने लगेगी कि राहुल के बिना कोई टीवी डिबेट नहीं होती है, ही इज स्टिल द मोस्ट एलिजिबल लीडर वी हैव। तो उसी को फिर से अध्यक्ष बना लें। क्यों देश की 125 साल पुरानी पार्टी को बर्बाद करने पे हम लोग लगे हुए हैं? छोड़ दीजिए राहुल गांधी को, बख्श दीजिए उनको अपने हाल ठीक पे। है, वैसे मैं एक और राहुल को बुला रहा हूं शो के अंदर, पर वो राहुल गांधी नहीं है, राहुल गुप्ता है गोरखपुर से। राहुल गुप्ता गोरखपुर से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। राहुल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके नाम रांची के राहुल गांधी ने जो बातें कही है कि उत्तर भारत के लोग सतही होते हैं, क्या आप सहमत है उनसे? और कैसा लगता है आपको नाम राशि शेयर करके? आपका नाम भी राहुल, उनका नाम भी राहुल। नहीं सर, ऐसा दीपक भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन गलत तरह से भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है स्मृति ईरानी जी, अपने गिरेबान में झांक कर पहले देखें कि जनता कितना परेशान चल रही, बढ़ती हुई महंगाई और देश में हो रहे लगातार बलात्कार, बच्चियों के बलात्कार, उसको देखते हुए स्मृति ईरानी जी को आज सोचना चाहिए कि पूर्व के मंत्रियों को, पूर्व के प्रधानमंत्रियों को चूड़ी पहनाने का कार्य करती थी। आज वो अपनी गिरेबान में झांके और गिरेबान में झांक कर बतावें कि क्यों चूड़ी मोदी जी नहीं पहन सकते, उनको भी पहनाने का कार्य करना चाहिए था स्मृति ईरानी जी को। आप अलग ही ट्रैक पे चले गए राहुल भाई, अब डिस्कस क्या कर रहे हैं आप, बात क्या करने लगे? कोई बात नहीं, आपकी राय में सीधे सुधांशु जी के पास चलता हूं। सुधांशु जी, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना था राहुल गांधी का, या वाकई ये स्लिप ऑफ टंग आपको लगता है?
देखिए, राहुल गांधी जी से स्लिप ऑफ टंग कहा जाए तो स्लिप ऑफ टंग तो बहुत बार होता है। वो कर्नाटक गए थे तो विश्वेश्वरैया नहीं बोल पाए थे। मैंने कहा ना, भारत का इतना इफेक्ट है। वो राजस्थान गए थे तो वहां के बहुत बड़े किसान नेता रहे कांग्रेस के, चौधरी कुंभाराम, उनके नाम पे अशोक गहलोत सरकार ने एक योजना चलाई थी, तो वो कुंभाराम योजना को कुंभकर्ण योजना बोल गए थे। तो इतनी जबरदस्त उनकी स्लिप ऑफ टंग है। अब क्या कहा जाए, स्लिप ऑफ टंग कहा जाए या समझदारी ना समझदारी कहा जाए, वो तो अलग बात है। परंतु जैसे कि अभी अजय आलोक जी ने कहा कि तहसीन जी से मैं एक बात कहना चाहता हूं, फ्रूट एंड वेजिटेबल पे एमएसपी है केरल में, पंजाब में है क्या? क्यों नहीं है पंजाब में? पंजाब में तो आप या जरूरत नहीं है वहां? अगर जरूरत नहीं है तो केरल में क्यों जरूरत है? अगर दोनों जो है जरूरतें अलग अलग हैं तो पूरे देश के लिए आप कैसे कह रहे हैं कि साथ एक ही प्रकार का रूट होना चाहिए? इस बात का जवाब देते हैं। अभी कानून की बात करें, चरण सिंह सापरा जी बता दें, पंजाब में अगर किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नियम है या नहीं, हाँ या ना? हाँ। और उसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करता पाया जाएगा 5 साल तक की सजा हो सकती है किसान, 5 साल तक की जेल हो सकती है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में किसान को कोई सजा नहीं है। काला कानून कौन 5 साल जेल में डालने वाला है? ये अब ये मुद्दा नहीं समझ में आ रहा है राहुल गांधी जी के, तो इसके लिए क्या करें? अब चाइना को लेकर वो भिड़ गए थे, अब जब से चाइना की फोटो आने लगी कि वो सब जोरा झंडा उठा के बाहर चले आया, अब वो मुद्दा नहीं उनको समझ में आ रहा है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि इनको स्वयं विचार करना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। और एक और बात सुनिए, केरल तो चुना, समझिए केरल तो नहीं चुना ना, वायनाड तो चुना, जरा उसका भी रीजन बता दें। वहां पे कौन सा मुद्दा समझ में आया? तहसीन जी और चरण सिंह सापरा बता दें कि केरल में जाके उनकी नजर सीधे वायनाड पे क्यों पड़ी, तिरुवनंतपुरम या किसी अन्य जगह पे क्यों नहीं पड़ी? अगर इस पर भी वो कुछ प्रकाश डाल दे तो शायद बेहतर रहे। वायनाड क्यों बताइए तहसीन पूनावाला? क्योंकि वहां पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है। चीज के जवाब देखिए, इसका जवाब क्योंकि वहां पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है। देखिए दीपक भाई, मैं आपकी बहुत तारीफ कर रहा हूं। दोबारा से आप गलत फैक्ट दे रहे हो। वहां पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी में नहीं है, 51% वहां पर हिंदू है। लेकिन हम उस फैक्ट पे नहीं जाएंगे, हम कुछ और मुझे बात करना है, क्योंकि मुझे हिंदू मुसलमान का डिबेट नहीं करना है। आलोक भाई बहुत अच्छे प्रवक्ता है, मैं भी उनकी बहुत तारीफ करता हूं, लेकिन आज उन्होंने भी रिसर्च नहीं किया है। केरल से दिल्ली जाने के लिए नेशनल हाईवे 66 लगता है, जो महाराष्ट्र से होते गुजरात तक जाता है। और केरल के किसानों को गुजरात के बॉर्डर पे, महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर पे गुजरात की पुलिस रोक रही है, बड़ोदरा पे। दूसरी बात, सुधांशु जी ने कहा कि यहां पर जो पंजाब में काला कानून था जिसके तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भुगतान ना हो तो किसान जेल में जाए, वो जो कानून पास हुआ 2013 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसको कैप्टन साहब ने ओवरटर्न किया है और माननीय राष्ट्रपति कोविंद जी ने अब तक उसको साइन नहीं किया है। उसका जवाब दे दे। तीसरी बात, और अपनी बात समाप्त करता हूं, बार बार जो सापरा जी कह रहे बिल्कुल सही है। इन चीजों पर क्यों इन चीजों पर मुद्दा हो रहा है, इस चीज का कोई जवाब नहीं दे पा रहा है कि राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश का अपमान कब किया। उन्होंने क्या, केरल एक अच्छा राज्य है, वहां पर लोग डिटेल्स में जाते, इसका मतलब ये नहीं किसी और का अपमान कर रहे, लेकिन आप अपमानित इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि आपको जवाब नहीं देना है कि पेट्रोल 100 रुपया क्यों है, इसलिए आप मुद्दे को भटका रहे हो। अगर आप मौका देंगे तो मुद्दे को भटकाएंगे ना। वो पॉलिटिक्स में बैठे हैं भाई, पकौड़े थोड़ी तल रहे हैं। जो मैंने कहा नहीं आप उसको मान रहे हो जी। हाँ, तो पकौड़े तो नरेंद्र मोदी जी तल रहे थे नाले के गैस पर। नाले के गैस पे तलने वाले तो नरेंद्र मोदी जी है, उसके भी डिटेल में कोई नहीं गया। आप जानबूझकर भटका रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, मुद्दे को बताइए। उसमें रोजगार मिलता है। दीपक जी, ऐसा है कि जैसे भारत में एक ही रास्ता है जाने का, तो दिखा दीजिए ना, सोशल मीडिया पे दिखाइए। आपने पाठ किया होता सोशल मीडिया में, देखो इतने हजार किसान खड़ा है और ये इसके बाद आने नहीं दे रहे हैं, ये नहीं करने दे रहे हैं, है कहीं फोटो? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो आप आधुनिक वास्को डी गामा है, जहां रास्ता नहीं है वहां से घुस सकते हैं तहसीन पूनावाला। आधुनिक वास्को डी गामा, केरल से गुजरात का रास्ता जी। देखिए, अगर व्यक्ति को वास्तविकता में क्षेत्र से लगाव, केरल से दिल्ली सर बेल्लारी से लड़ने गई थी, एक मिनट एक बात कर दो, सुषमा स्वराज जी बेल्लारी से लड़ने गई थी तो उन्होंने चंद दिनों के अंदर भाषा बोलना शुरू कर दिया था। राहुल गांधी जी 1.5 साल से सांसद हैं, भी बोल लेती है, हिंदी फ्लुएंट बोल लेती है, मगर आप इनसे पूछे इतना लगाव है तो मलयालम के 4 शब्द बताए। अच्छा, वहां का सबसे बड़ा आचार्य कौन हुआ ये बताएं, कि सबसे बड़ी हस्ती कौन हुई। प्राचीन काल में केरल का क्या नाम था, आप बताइए। कितना लगाव है समझ में आ जाएगा।
यह लगाव केरल से नहीं था, वायनाड से था। समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी। वायनाड भारत का हिस्सा नहीं है। हाँ बिल्कुल भारत का हिस्सा है। वायनाड भारत का हिस्सा नहीं है सर। भाई देखिए नहीं है। नहीं, आप ऐसे कहीं लगाओ, आप वायनाड से कहा, वो एक गांधी परिवार है साहब, इसको भारत की हर इंच जमीन से लगाव है। ये थोड़ी नरेंद्र मोदी के चीन को जमीन बेचकर आएंगे। ये गांधी परिवार है, ये देश के लिए शहीद हुए, शहादत दी है इन्होंने। ये थोड़ी नरेंद्र मोदी जी है जो स्टेडियम अपने नाम पर करेंगे। अरे भैया साहब, ये शहादत देने वाले लोग हैं साहब। हर इंच जमीन का इस परिवार हर इंच जमीन के लिए शहादत देगा। करने वाले कौन? आरएसएस में से कौन देता है शहादत साहब? कौन देता है बताइए? आरएसएस में से शहादत कौन देता है बताइए? ये तो ये परिवार शहादत देता है देश के लिए। सॉरी, तरुण गोगोई को दिया पद्मभूषण। तरुण गोगोई हमारे हैं। एससी जमीर को भी दिया हम, मोदी जी ने। एससी जमीर हमारी पार्टी के हैं, आपकी पार्टी के तरुण गोगोई। आपने सरदार पटेल को दिया, डॉक्टर अंबेडकर को दिया। हाँ, इंदिरा जी और नेहरू जी ने अपने को अर्पित कर दिया, अपने प्रधानमंत्री रहते हुए खुद को भारत रत्न दी। और नेहरू जी, मोदी जी के नाम पे स्टेडियम नहीं है। क्यों नहीं बोल रहे हैं कि सरदार पटेल के नाम का परिसर है? बताइए, आपने कोई सरदार पटेल के नाम पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का परिसर बताया हो? 70 साल के मोदी जी के नाम पर स्टेडियम है, ठीक उसी तरह जैसे 1933 में हिटलर ने अपने नाम पे स्टेडियम किया था। अच्छा ये बताइए, देश में सबसे बड़ा खेल का पुरस्कार कौन सा है तहसील जी? आप तो बहुत अच्छे मित्र हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न, क्योंकि वो आदमी इस मुल्क के लिए शहीद हुआ था। क्योंकि वो आदमी इस मुल्क के लिए शहीद हुआ था। उसके उनके पाक शरीर को तिरंगा में लपेटा गया, वो तिरंगा जिसका अपमान गोलवलकर जी ने किया था। भारत रत्न देना है, भारत रत्न खेल में नहीं दिया जाता, तो हम परिवर्तित करके करेंगे। यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बेकार। और वही भारत रत्न नियम बदल के देने वाले सचिन तेंदुलकर के ऊपर हम जांच बिठाएंगे। है ये तो समझना होगा। सचिन तेंदुलकर पे जांच बिठा रहे, सापरा इधर है, पूछिए उसको, नहीं बिठा रहे। ये फेक न्यूज है। तो बोला क्यों था? फेक न्यूज है। बोला क्यों था? सचिन पे कोई जांच नाना पटोले ने बोला क्यों था? अनिल देशमुख ने बोला क्यों था? सीधे अजय आलोक जी के पास चलता हुआ। अजय आलोक जी, अनिल देशमुख ने बात कही थी ना कि जांच होगी, किस आधार पर एक ट्वीट लिखा गया? सुधांशु जी आपका शुक्रिया, आपके लिए बार बार रिक्वेस्ट आ रहा है कि सुधांशु जी को छोड़ दिया जाए। अजय आलोक जी बताइए, जांच की आदेश हुए थे या नहीं हुए थे अनिल देशमुख की तरफ से? भाई अनिल देशमुख ने जांच के आदेश दिए थे, मुख्यमंत्री जी के कहने पे दिए थे, उद्धव जी के कहने पे, तो पूरा देश जानता है। मुद्दा उस बात का नहीं है। ये बार बार तहसील पूनावाला जी या सापड़ा जी जो कह रहे हैं कि इस मुद्दों पे बात होनी चाहिए, इस मुद्दों पे बात होनी चाहिए, तो मतलब ये क्या इमरजेंसी है क्या कि दीपक जी का एडिटोरियल अब कांग्रेसी तय करेंगे? जो एडिटोरियल जनता ने तय किया उस मुद्दे पे बात करने बैठे हैं यहाँ पे। और दूसरी बात, उन्होंने साफ साफ जब अपने भाषण में कहा कि उत्तर भारतीय की राजनीति में पिछले 15 वर्षों से वहाँ पे सांसद रहा और यहाँ पे आके मुझे एकदम बिल्कुल रिफ्रेश लगता है और वहाँ पे बहुत सतही बात है, यहाँ पे लोग मुद्दों को समझते हैं, तो इससे बात कहाँ रह गई? साफ साफ बोलिए ना कि उत्तर भारत में आप हारने के बाद वो कसक और वो पीड़ा आपने जाके वायनाड में निकाली कि यहाँ पे मुझे रिफ्रेशिंग लग रहा है। लेकिन ये एक बात बताइए जरा, अगर यही मानसिकता आपकी है तो अगली बार 2024 में अगर वायनाड से हार गए तब रिफ्रेशिंग होने कहाँ जाएंगे? इटली? ये सवाल तो होगा ना। यहाँ भारत बराबर है, चाहे वायनाड हो चाहे अमेठी हो, लेकिन क्या किसी क्षेत्र के लोगों का अपमान करना जायज़ है, वो भी एक नेता के द्वारा जो 3 बार 4थी बार का सांसद हो? मुद्दे की बात यह है, इस बात पे कुछ बोलने से आप भागते क्यों हैं? आप ही के नेता कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, इन लोगों ने तो खुलेआम बोला कि मतदाताओं का सम्मान करना होगा, सभी जगह के मतदाता बराबर है। फिर आप लोग क्यों सम्मान नहीं कर रहे हैं? क्यों एक ऐसे व्यक्ति को डिफेंड कर रहे हैं जिसने गलती की? आप बोलिए ना कि हाँ उनका ये मतलब नहीं था तो वो कोई बात भी होती। आप उनको डिफेंड करने में लगे हुए साहब। आपसे पूछा जा रहा है आम, आप बोल रहे हैं इमली, तो स्वाभाविक है आप पे प्रश्न उठेगा कि खाता ना वही जो राहुल गांधी कहें वही सही। ये मानसिकता मत रखिए कांग्रेस पार्टी की। ठीक है, चरण सिंह सप्रा साहब से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले इंट्रोड्यूस कर दूं, गोपाल अग्रवाल जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, तनवीर अहमद मेरे साथ जुड़ गए हैं जेडीयू से, सुशील पंडित जी जुड़ गए हैं। चरण सिंह सप्रा, आम को इमली क्यों बता रहे हैं आप?
नहीं देखिए, अभी इन्होंने, आलोक जी ने बात कही कि एडिटोरियल जो है वो जनता तय करेगी। अब एडिटोरियल जनता ने तय किया है, इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं भाई, जनता की समस्या है गिरती अर्थव्यवस्था, जनता की समस्या है बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम, जनता की समस्या है महंगाई, इस पे आप चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? और सुधांशु त्रिवेदी जी, जब आप अभी बोल रहे थे तब धीरे धीरे ध्रुवीकरण की तरफ जा रहे थे। आपने वायनाड का जब उन्होंने उल्लेख किया तो वो ध्रुवीकरण की तरफ जा रहे थे। तो यही तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, एकीकरण की राजनीति होनी चाहिए, ध्रुवीकरण की और विभाजीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। यही बातें तो हम कहते हैं, ये जनता के बीच ले जाने वाले मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती। और अब फिर आलोक जी ने कहा था कि देश में और भी मुद्दे हैं, तो वही तो हम कह रहे हैं कि देश में और भी मुद्दे हैं, आप यही मुद्दे पर चर्चा क्यों करना चाहते हो? इसी मुद्दे को तोड़ मरोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के राहुल गांधी है, बोलिए ना कि राहुल गांधी को डिस्कशन मत करवाइए, यही हम कह रहे हैं। तो देश के मुद्दे का नाम राहुल गांधी है, आप बोल दीजिए राहुल गांधी पे डिस्कशन नहीं करें आज के बाद। मैं ये कह रहा हूं कि देश, आपने खुद कहा देश के मुद्दों पर, आपने खुद कहा कि देश के मुद्दों पर, मतलब राहुल गांधी देश का मुद्दा नहीं है। देश के मुद्दों पर चर्चा होती है तो आप भाग क्यों रहे हैं? राहुल देश के मुद्दे पर चर्चा करिए ना, चर्चा करिए कि किसान, जो बिहार का किसान है, ठीक है, मैं सवाल ले जाता हूं आपका, क्या राहुल गांधी पर बहस होनी चाहिए? गोपाल अग्रवाल जी बताइए, क्या राहुल गांधी पर बहस होनी चाहिए? और खासकर उनके इस बयान पर हाँ या ना बताइए। देखिए, राहुल गांधी पे बहस अब बिहार कोई नहीं कर रहा। तो राहुल गांधी जी ने क्या कहा है उस पे बहस हो रही है। अगर राहुल गांधी जी कुछ उटपटांग बातें करते हैं तो फिर तो बात होगी ना। राहुल गांधी जी ने, और चरण सिंह सप्रा जी कह रहे थे कि विभाजन के मुद्दे अगर बीजेपी उठाती है, भाजपा उठाती है, तो चरण सिंह सप्रा जी, राहुल जी ये क्यों कह रहे हैं कि जनता, उत्तर भारत की जनता मुद्दों पे सतही बात करती है? वो कहे कि भारतीय जनता पार्टी करती है, तो इसका मतलब वो स्पष्ट कह रहे हैं कि उत्तर भारत की जनता समझदार नहीं है, उनके जैसा समझदार पुरुष यहाँ की राजनीति में फिट नहीं बैठ रहा। उनकी जो समझदारी है राहुल गांधी जी की, वो उनको वेरनार में ही समझ आ रही है लोगों को। भाई, आपकी समझदारी में फर्क है, यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही राहुल गांधी जी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा सतही बात करती है, उन्होंने तो कहा उत्तर भारत की जनता, वोटर्स जो है वो सतही बात करते हैं, और फिर इतने बड़े मुद्दे पे हम, भाई राहुल गांधी जी के भाषण का तर्क मैंने आपको समझा दिया, आप अभी जुड़े हो इस डिबेट के अंदर। मैं बार बार वही चीज अगर दोहराऊंगा तो जो दर्शक है वो कहेंगे ये रिपीट हो रहा मामला। मैंने इस डिबेट की शुरुआत में राहुल गांधी जी के भाषण का तर्क समझा दिया है, अब आपको समझ ना आए तो फिर क्या करेंगे? हम तो समझे हुए सप्रा जी, कपिल सिब्बल जी, आनंद शर्मा जी, कपिल सिब्बल और आनंद शर्मा जी ने कहाँ कुछ खिलाफ बोला है? हाँ, किसी ने भी किसी मतदाता का अपमान तो किया ही नहीं है, ना राहुल गांधी जी ने अपमान किया है, ना किसी और ने अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी का यही समझ की बात है कि आप इसको इस तरह से पेश करना चाहते हो कि ये कहीं ना कहीं अपमान हो रहा है मतदाताओं का, तो ये षड्यंत्र में आप कामयाब नहीं होंगे। इस षड्यंत्र में दुनिया को डाल करके आप असली मुद्दों से दूर जाना चाहते हो। मैं बहस को थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, मेरे एक दर्शक के पास चलता हूँ, जबलपुर। अमित शुक्ला मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित शुक्ला जी, क्या आप राहुल गांधी के बयान को जायज मानते हैं? दीपक जी नमस्कार, और बाकी सारे पैनलिस्ट को भी नमस्कार। राहुल जी तो मतलब एक अजीबोगरीब स्थिति में हैं। वो यूपी से बाहर हुए तो भाईलैंड में चले गए, भाईलैंड से बोर हो जाते हैं तो थाईलैंड चले जाते हैं, थाईलैंड से बोर होते हैं तो माईलैंड चले जाते हैं, माता जी की लैंड, है ना। और देश के ये मुद्दे हैं या देश की समस्या है, अब तो इस पे भी विचार होना चाहिए, क्योंकि इनके बयान जो हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि कभी पाकिस्तान उसको लेके यूएन चला जाता है, कभी चाइना के अखबार इनके बयान छापते हैं, ये बता देते हैं 12,000 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर चाइना अंदर आ गया, उस हिसाब से दिल्ली भी चली गई चाइना के पास। और दूसरी चीज, ये भस्मासुर बन चुके हैं, और देश के लिए तो बाद में, अपनी पार्टी के लिए बन चुके हैं, क्योंकि इनके बयान जो हैं, अब जैसे ये हाल का बयान जिसपे अपनी बहस हो रही है, अब इनका कहना है कि उत्तर भारत के जो वोटर हैं वो अपरिपक्व हैं, मूर्ख हैं, बुद्धिहीन हैं, उस टाइप की बात कर रहे हैं। भाई 70 साल में 50 साल तो इनके परिवार को इसी उत्तर भारत में वोट देके जिताया, तो मतलब इनकी सरकारें कैसे थी?
या अभी जी आप एक मिनट रहिए, आप ही के सवाल को आप फ्रेम में बने रहिए, आप ही के सवाल को चरण सिंह सप्रा साहब के पास लेकर चलता हूं। चरण सिंह सप्रा साहब बता रहे हैं साफ साफ, अमित शुक्ला जी हमारे दर्शक वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए भस्मासुर हो गए हैं, आप मानते हैं उनकी बात को? देखिए, शुक्ला जी ने 2-3 उदाहरण दिए, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं। अगर पिक एंड चूज वाले मुद्दे बताएंगे तो मैं भी बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने विदेश में जाकर के कहा था कि 600 करोड़ लोगों ने मुझे चुन करके दिया है, तब उसके ऊपर ये शुक्ला जी क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? अमित शाह ने जब महात्मा गांधी को चतुर बनिया कहा था तो उसके ऊपर शुक्ला जी ने क्यों नहीं उनका विरोध किया? इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी ने जब देश की सेना का अपमान किया, ये कहा कि हमारा व्यापारी सैनिक से ज्यादा मेहनत करता है, तब शुक्ला जी क्या सोए हुए थे? तो ऐसे पिक एंड चूज करेंगे तो नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को डोनाल्ड ट्रंप भी बोला था, तो डोनाल्ड ट्रंप क्यों बोला उन्होंने, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्या इस देश का मीडिया और इस देश के लोग इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं? क्या शुक्ला जी खुश है पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर हो गया? क्या शुक्ला जी खुश है 90 रुपए प्रति लीटर डीजल हो गया है? क्या शुक्ला जी खुश हैं कि आज जीवन आवश्यक वस्तुएं महंगी हो गई हैं? ये सब बातें हैं। चर्चा ये करनी है, कोरोना से लोग मर रहे हैं, कोरोना फिर बढ़ रहा है, और ये जाकर के कोरोना का कोरोनिल जो तो फर्जी दवा है, फर्जी बाबा की फर्जी दवा का उद्घाटन और ब्रांड एम्बेसडर बनने इनके मंत्री जाते हैं, तब शुक्ला जी को अच्छा लगता है क्या? चलिए ठीक है शुक्ला जी, आपकी बात का जवाब चरण सिंह सप्रा ने दिया है, लेकिन मैं बहस को आगे बढ़ाता हूं। अफसोस मेरे पास आपके पास इतना ही वक्त है। सुशील पंडित जी क्या कहेंगे राहुल गांधी के इस बयान पर? धन्यवाद दीपक जी, आपने मुझे दीपक जी पहले दीपक जी इस बात तनवीर जी इसके बाद मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूं। राहुल गांधी जी कब से किसी की समझदारी मापने लगे और समझदारी का आकलन करने लगे? ये राहुल जी ने काम कब से शुरू कर दिया है? और नापने का, अगर उनको कोई कहे कि उत्तर भारत का वोटर उनकी समझदारी नापना शुरू कर चुका है और इसलिए उन्हें वायनाड जाना पड़ा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और समझदारी के विषय के ऊपर राहुल गांधी कम बोले तो उनके लिए भी अच्छा होगा, उनकी पार्टी के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि समझदारी को लेकर के उनका रिश्ता थोड़ा कच्चा पक्का है। वो एक अरसे से ऐसा बहुत कुछ बोलते आए हैं जो लोगों के गले नहीं उतरता। चरणजीत सिंह सप्रा जी अच्छे मित्र हैं, मैं उन्हें बहुत समय से तो उनके साथ बैठकर बातचीत करता रहा हूं मीडिया में। वो कहीं गहरे डुबकी लगा के कुछ 4-5 उदाहरण जुटा लाए हैं जो कि कभी जुबान फिसलने से या आंकड़ों के हेरफेर से कोई 600 मिलियन की जगह 600 करोड़ कह दे और उसे वो लपक के बैठ जाए और राहुल गांधी जी के जो ग्रंथनुमा गलतियां हैं उनके समकक्ष रखें, तो कुछ अटपटा लगता है। क्योंकि ये एक बार नहीं हुआ। जी लपके थे इसलिए राहुल जी जब जब मुंह बोलते हैं, जब उन्होंने, और ये कोई आंकड़ा नहीं है, ये उनका बड़ा जिसको कहते हैं गुथा हुआ और बड़ा पका पकाया निष्कर्ष है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अमेठी, अपना गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश और जिन राज्यों में पूरा सफाया हो गया, उस गंगा पट्टी के बारे में बोल रहे हैं जहां उनकी जमानतें नहीं बचती हैं, जहां उनकी पार्टी का टिकट लेने के लिए लोग ढूंढने पड़ते हैं, वहां के विषय में कह रहे हैं। भूल जाते हैं कि ये वही क्षेत्र है जहां से उनके परनाना, दादी, पिता सब चुन के आते रहे। उन्हें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम कहां रह गए। ठीक है, यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं और सीधे तनवीर भाई के पास चलता हूं। तनवीर भाई मुझे बताइए, क्या वाकई नॉर्थ इंडिया के लोग सतही होते हैं जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं और साउथ इंडिया वाले ज्यादा समझदार? दीपक जी, पहली बात तो मैं एकमात्र साउथ इंडियन हूं और मुझे हिंदी थोड़ी कम आती है, आप कोई बात नहीं, समय दीजिएगा। देखिए, कोई भी देश का या फिर किसी व्यक्ति का आप आंकलन कैसे करेंगे? एक तो उनकी जीडीपी, साउथ की जीडीपी नॉर्थ से बेहतर है। दूसरी, द वे दे ट्रीट देयर वुमेन, औरतों के मामले में सबसे कम केसेस साउथ इंडिया में होते हैं।
17% उत्तर भारतीय यहाँ पर दक्षिण भारत में काम करते हैं। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर भारत से बहुत बेहतर है। यहाँ पर टैक्स पे करने वाले उत्तर भारत से बहुत ज़्यादा है। इन्फोसिस यहाँ पैदा होती है, विप्रो यहाँ पैदा होती है। अगरचे उस तरीका का आंकलन दे तो साउथ इंडिया हमेशा से नॉर्थ इंडिया को कंट्रीब्यूट करता आया है। हम 1 रुपया देते हैं तो हमको 30 पैसा मिलता है। उत्तर प्रदेश 1 रुपया देता है तो उसको 2 रुपया 40 पैसे मिलते हैं। अगरचे आंकलन का मुद्दा है तो डेफिनेटली साउथ इंडिया हमेशा नॉर्थ इंडिया से बेहतर रहा है। यहाँ पर एक भी बीमारू स्टेट नहीं है। वहां पर मध्य प्रदेश बीमारू, यूपी बीमारू, बिहार बीमारू। अगरचे ये सब का आंकलन देखा जाए तो डेफिनेटली दक्षिण भारत हमेशा नॉर्थ इंडिया से बेहतर रहा है। आप अगरचे कम्युनल वायलेंस ले लें तो यहां पर साउथ इंडिया में वायलेंस तब होता ही नहीं है। तो अगरचे ये अगर राहुल गांधी का मुद्दा है, अगर कंपैरेटिव देखा जाए तो साउथ इंडिया बेहतर है। मगर साउथ इंडिया का इंसान नॉर्थ इंडिया से बेहतर है ये मैं नहीं मानता, क्योंकि पूरा भारत एक अभिन्न अंग है और पूरे भारत की हमको इज्जत करनी चाहिए। और राहुल गांधी को आप मुद्दा लेके क्यों बैठ गए? अगर आप मुद्दा लेना है तो नरेंद्र मोदी जी को लीजिए, अमित शाह को लीजिए। पेट्रोल पे फेल, एनआरसी पे फेल, देश को चाइना के साथ भिड़ाने में फेल। अगरचे बात करनी है तो नरेंद्र मोदी के फेल्यूर्स के बारे में बात कीजिए। राहुल गांधी तो फेल लीडर है। हम दक्षिण भारतीय नॉर्थ इंडिया के हम दक्षिण भारतीय, मतलब आप मान रहे हैं कि राहुल गांधी एक फेल लीडर हैं? आप मान रहे हैं कि राहुल गांधी एक फेल लीडर हैं? कांग्रेस चाहिए तनवीर भाई, रीजनल पार्टीज में आप मान रहे हैं कि राहुल गांधी एक फेल लीडर हैं? डेफिनेटली राहुल गांधी फेल लीडर है। इस चरण सिंह सापरा साहब, अब तो आपको जो है डिस्टिंक्शन भी मिल गया है कि राहुल गांधी एक फेल लीडर है, मगर उनकी बात सीरियस है। फेल्ड लीडर है राहुल गांधी। क्या कहेंगे चरण सिंह सप्रा साहब? पास नहीं होता है। तनवीर अहमद को खुद का लेवल देखना चाहिए कि वो किस लेवल पर है। मात्र एक राज्य के अंदर एक पार्टी का नेतृत्व कोई कर रहा है, कोई पार्टी कर रही है, तो वो कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं होती है। आज कांग्रेस पार्टी के कम से कम 4 राज्यों में सरकार है भाई साहब, और हर राज्य के कई मुख्य राज्यों में हम विपक्षी दल हैं। और इंदिरा गांधी पास्ट लीडर थी, राजीव गांधी जी ग्रेट लीडर थे, हम मानते हैं। राजीव गांधी जी ग्रेट लीडर थे। नेहरू साहब ने देश को 0 जीडीपी से 4% जीडीपी पे लाया। दिखाने का भी हम समय आ मानते गया। हैं। आप एक सेकेंड नहीं, देखिए आप है ना, यही प्रॉब्लम है कांग्रेस का। जब आप पर्सनल अटैक नहीं, आप मेरे से उलझना चाहते हैं या बीजेपी से उलझना चाहते हैं, पहले ये तय करिएगा। नहीं आती और वो भाषा मुझे शोभा भी नहीं अच्छा चलिए, मैं सीधे अनुराग भदौरिया के पास चलता हूँ। खामोश बैठे हुए अनुराग भदौरिया अच्छे नहीं लगते। अनुराग भदौरिया जी, ये 2 लड़के साइकिल पर चढ़े थे, साइकिल हो गई पंचर। अब ये दूसरा लड़का बोल रहा है पहले लड़के से कि देखिए आपके यहाँ के वोटर तो अपरिपक्व थे, तो आप मानते हैं उत्तर प्रदेश के वोटर अपरिपक्व हैं, जैसा राहुल गांधी ने कहा है? देखिए, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत होशियार है। जिस तरह से बड़ी देर लगा दी है पता करने में आपने। नहीं, सुनो तनवीर भाई, बड़ी देर लगा दी पता करने में कि बीजेपी होशियार है। हाँ, बहुत होशियार है, वो लड़ाना जानती है। जैसे तनवीर भाई और देखिए बीजेपी अपने कांग्रेस के प्रवक्ता को लड़ाई दे रही है आपस में, और पंडित जी को पता ही नहीं उनको बोलना क्या है। नहीं, और पंडित, और सुनिए, अरे मैं कांग्रेस की प्रवक्ता, सॉरी कांग्रेस के प्रवक्ता, बोलने दीजिए, बीच में टोकिए मत। कांग्रेस को आपस में लड़ा दिया। और पंडित जी तो इतनी लंबी बातें करते रहे, अभी तक लंबी बातें उन्होंने मारी पंडित जी ने, लेकिन पंडित जी ये नहीं बता पाए कि जरा सी सरकार की बुराई कर लेते कि पेट्रोल की कीमत किसने बढ़ाई है। पेट्रोल में किसान की मौत हुई है, 150 किसानों के बारे में क्या बीजेपी ने एक बार भी संवेदनाएं व्यक्त की? पंडित जी आप ही करते थे, विषय राहुल गांधी ने तय कर दिया है और बहस उस विषय पे है, तो आप विषय से क्यों भटकेंगे? पुराना रिकॉर्ड बजाने लग गए अनुराग भदौरिया, पुराना रिकॉर्ड बजाने लग गए। आज का रिकॉर्ड बजाइए, आज का रिकॉर्डिंग नहीं किया आपने कोई? नहीं, क्योंकि किसान देश का विषय नहीं है। सही कह रहे हैं, बेरोजगारी आज का विषय राहुल गांधी है। किसान हमेशा से विषय है देश का, आज का विषय राहुल गांधी है। बिल्कुल सही कह। दीपक जी, महिलाओं का विषय नहीं। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम।
ये कितना गिरोगे पंडित जी? थोड़ा विषय से गिरो, भटक इतना गए आप। गिरो, आज का कि विषय खड़े नहीं राहुल हो पाओ। गांधी है। इतना ना बीजेपी की चापलूसी में गिर जाओ कि आप हिंदुस्तान के किसानों को भी आप आतंकवादी बता देंगे, किसान को खालिस्तानी और बता देंगे, किसने बताया पाकिस्तानी आतंकवादी? बता देंगे, नहीं। अन्नदाता को आप छोटेकर बता देंगे। और चापलूसी में पीएचडी आपकी है डॉक्टर साहब। कमाल की बात है, चापलूसी पंडित में जी, पीएचडी शर्म आती आपकी मुझे है आपसे बात हुजूर। करते हुए। ऐसे व्यक्ति से बात करते चापलूसी में हुए साइकिल की पंडित जी आपसे चापलूसी में क्या बात पीएचडी कर आपने रहे हैं? कर रखी है। किसान बेचारा और जिस धरने पे विषय बैठा के है, ऊपर उसकी परीक्षा मौत हो होनी रही है। थी उस यहाँ विषय पे पर रहिए। आपने- आप सिलेबस से आपने बाहर महंगा जा कर रहे दिया हैं पेट्रोल, जिससे लोगों की डॉक्टर परेशानी साहब, हो रही है। सिलेबस आप से एक बाहर तो जा नहीं रहे पा हैं आप। यहाँ पे लगातार आप उस सवाल का जवाब दे रहे हैं जो प्रश्न पत्र में नहीं वैसे है। मैं पूरे पैनल को एक ऐसे ही बात परीक्षा कहना पास करके चाहूंगा। डॉक्टरी की है क्या? अनुराग भदौरिया जब पढ़ाई करते होंगे रट्टा बहुत बढ़िया मारते होंगे। जो प्रश्न सुशील पंडित जी आपने सुना है ना, रट्टा मारना, रट्टा मारना, रट्टा बहुत बढ़िया मारते हैं, रट्टा बिल्कुल रट्टा मारते हैं। अनुराग भदौरिया जी नहीं, ये शानदार सर्रा रट्टा मार- मारते हैं आप। अच्छा रट्टा, पेट्रोल की कीमत उत्तर बोलना प्रदेश- रट्टा है? पेट्रोल की कीमत की बात करना रट्टा, रट्टा है? अच्छा सर्रा- ये गजेंद्र सर्रा वाले हैं, ये त्रिपाठी, रट्टा वाले गजेंद्र नहीं त्रिपाठी है। लखनऊ आपके शहर से जुड़ गए। गजेंद्र त्रिपाठी जी कैसा रट्टा मारते हैं हमारे अनुराग भदौरिया भाई, बताइए जरा। अरे मैं बताऊं अपना दीपक साहब, अनुराग भदौरिया जी मेरे साथ ही एलएलबी कर रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से। अभी पढ़ रहे हैं आपके साथ वो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमारी मुलाकात जल्दी हुई थी, शायद मुझे पहचान रहे होंगे अनुराग जी। दिखाइए भाई, अनुराग जी को दिखाइए। रट्टा अच्छा मारते हैं ना अनुराग भदौरिया जी? जी 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 बिल्कुल, अनुराग जी जो है अभी हमारी मुलाकात इनसे हुई थी और शायद रट्टा अच्छा मारते हैं अनुराग जी। बिल्कुल पुरानी बातों को फिर से कहने में सक्षम है, ये पुरानी बातों को रिपीट करते हैं। मैं मुद्दे पे आता हूँ दीपक जी कि राहुल जी दक्षिण भारत और उत्तर भारत को जो बांटने की बात कर रहे हैं, मैं पूर्व सैनिक होने के नाते ये कहना चाहूंगा, ये उनके इस बयान से सैनिकों का मनोबल डाउन होता है। इस तरह के बयान उनको नहीं करने चाहिए। जब हम लोग फौज में थे तो केरल, तमिलनाडु और इवन आसाम और कश्मीर सारी भी लोग एक साथ एक टेबल बैठ के खाना खाते थे और देश की रक्षा करने के बारे में हम लोग चर्चा करते थे। इस तरह की उनकी बयान, जब तक वो अमेठी के सांसद तब तक जो है उत्तर भारत बहुत अच्छा था। अब उत्तर भारत से जाने के बाद में उनके लिए उत्तर भारत जो है एक अलग देश हो गया है। तो इस तरह के बयानबाजी से राहुल जी को बचना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है, इसी बात पर ब्रेक लेता हूं त्रिपाठी जी, इसी बात पर ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद बहस का सिलसिला नए ढंग से शुरू होगा। उम्मीद है अगला सवाल जब पूछूंगा तो सिलेबस पर वापस आ जाएंगे अनुराग भदौरिया। ब्रेक के बाद